तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो ग्लोबल वेरिएबल की। ग्लोबल वेरिएबल के डिस्कशन के लिए आप सभी को पहले फंक्शन का तो आइडिया होगा। जो हमने फंक्शन की बात की थी उसका आइडिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नेम का, जैसे भले हमने वैल्यू दे रखी है, इनिशियलाइज कर रखा है वैल्यू 5 से। ए नेम का वेरिएबल जिसमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है 5। हम एक फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे, सपोज फंक्शन का नाम कुछ भी से f1 नेम का एक फंक्शन हमने कॉल किया। फंक्शन ऑब्वियसली हमने डिफाइन कर रखा होगा। और हाँ, फंक्शन कॉल करने से पहले एक बार अगर a की वैल्यू प्रिंट करना चाहे बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम परसेंट d की हेल्प से हमने वैल्यू प्रिंट करवाई इस a नेम के वेरिएबल की, करवा दी। इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लाइन चेंज करना है तो स्लैश एन। फंक्शन परफॉर्म करके आने के बाद भी अगर a की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो वो भी एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से प्रिंट करवा देंगे। फंक्शन के अंदर लेकिन क्या काम कर रहे हैं वो समझे हैं। तो फंक्शन जिसके पास आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं भेजा, हम यहाँ पे अगर वही ए नेम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएं, क्योंकि समझे इस चीज को, ए नेम का वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है। फंक्शन बीच में काम करने के लिए गए हैं फंक्शन के पास, और लौट के आके फिर ए की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए नेम के वेरिएबल को फंक्शन में अगर काम में लेना चाह रहे हैं तो ए नेम का वेरिएबल एग्जिस्ट तो कर रहा है बट इस स्कोप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यह हमने फंक्शन जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तभी हमने कहा था कि फंक्शन के अंदर आपको जिस वेरिएबल की जरूरत f1 फंक्शन के पास है वो f1 फंक्शन के अंदर होना चाहिए। या तो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है या इसके अंदर आके डिक्लेयर हो जाता है। तो वो होते हैं उसके लोकल वेरिएबल। एक बार समझे, इस केस में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे एरर आएगी। एरर किस चीज की कि ए नेम का वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि जहां जिस फंक्शन में हम काम में लेना चाह रहे हैं उससे पहले तक ए था। उसके बाद में देखें तो उसके बाद में भी ए अवेलेबल है, लेकिन फंक्शन के स्कोप में ए नेम का वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, पहले सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। तरीके का हमने कुछ प्रोवाइड किया एंड एरर आ रही है, ए नेम का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ए अनडिक्लेयर्ड फंक्शन f1 के अंदर। तो यहाँ पे ए नेम का वेरिएबल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ए को डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन में, तो उसका स्कोप मेन फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है। f1 में डिक्लेयर किया होता तो f1 के अंदर अवेलेबल होता। अगर हम यहाँ पे f1 को अभी, क्योंकि एरर शो कर रहा था f1 के अंदर नहीं प्रिंट कर पा रहा था वो वैल्यू, क्योंकि ए पहचान नहीं पाया। ए अगर क्रिएट कर दे तो समझना यहाँ का ए अलग और यहाँ का ए अलग रहेगा। हम जो बात कर रहे हैं अभी ग्लोबल वेरिएबल के लिए डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्लोबल वेरिएबल नहीं है इस एग्जांपल में। ये जो वेरिएबल है जिसे मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रखा है, ये ए नेम का वेरिएबल मेन फंक्शन का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चल रही है 5। हमने यहाँ पे उसे प्रिंट किया तो 5 प्रिंट होगा यहाँ पे। हम यहाँ फंक्शन पे आते हैं तो फंक्शन पे एक नया ए अवेलेबल है जिसके पास गार्बेज चल रहा है डेटा। इसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो कोई गार्बेज वैल्यू हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, बस वो कोई इंटीजर वैल्यू है, कौन सी है हमें नहीं पता, तो कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। और जैसे फंक्शन से लौट के जाएगा आगे, अगर ए को प्रिंट कर रहे हैं तो मेन फंक्शन वाला ए तो वही वैल्यू अभी भी है उसके पास 5, तो वो वैल्यू वही प्रिंट कर देगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने अलग से सेव कर लिया एक बार। वैसे ही प्रोग्राम है जैसा अभी एरर आ रही थी, इस बार एरर नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट कैसा आ रहा है वो एक बार समझ चुके होंगे आप। लाइन नंबर 7 पे तो 5 प्रिंट किया, 8 से गया
f1 की डेफिनेशन पे, वहां लाइन नंबर 15 के करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू गार्बेज वैल्यू, क्योंकि इस फंक्शन में a नेम के वेरिएबल को हमने इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई की ही नहीं, तो कुछ तो है, हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है, तो उसे कह रहे हैं गार्बेज वैल्यू। जैसे ये प्रिंट कर देगा गार्बेज वैल्यू, फंक्शन कंप्लीट, लौट के जाएगा, आगे बढ़ेगा, लाइन नंबर 9 पे प्रिंट कर देगा वैल्यू 5। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 505, जहां 0 एक्चुअली में एक गार्बेज वैल्यू अवेलेबल है, केवल चांस की बात है उसका 0 होना, वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 कोई सी भी वैल्यू हो सकती थी। जबकि यहीं अगर हम बात करें, हम अगर इस ए को वैल्यू दे देते, सपोज से 23 हमने प्रोवाइड कर दिया, ऐसी कोई भी रैंडम नंबर, एक रैंडम वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी इस ए के लिए 23। अब यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी वो होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा, ये वैल्यू आएगी 23। तो 523 5 डेटा आ जाएगा, वापस बोल रहा हूँ 523, और लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे 5, क्योंकि ये जो ए था f1 फंक्शन का, लौट के आते टाइम f1 का तो वहीं डिस्ट्रॉय हो गया वो ए नेम का वेरिएबल। यहाँ मेन फंक्शन में कौन सा है, मेन फंक्शन वाला ए जो पुराना चल रहा था जिसकी वैल्यू 5 थी, वही यहाँ पे अवेलेबल है। इसे किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, वैल्यू 523 5। होपफुली यहाँ तक की बात का तो आइडिया लगा ही होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसे हमने किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, बट फिर भी हम सारे फंक्शंस में काम में ले सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी किसी भी फंक्शन के अंदर काम में ले सकते हैं। कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं, बाहर। और बाहर कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो बाहर यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को। मेन फंक्शन का स्कोप आ गया, अब तो मेन फंक्शन के खत्म होने के बाद यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसके भी बाद यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसे किसी फंक्शन के अंदर ना डिक्लेयर करके बाहर डिक्लेयर किया, और किसी भी फंक्शन में उसे काम में लिया जा सकता है। जैसे अब हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज हमने इंटीजर टाइप का ए नेम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 10। यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो वैल्यू आएगी 10। यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हम बाद में, तो यहाँ पे भी 10, और ये जो बीच में ए वाला रहा होगा डेटा वो भी 10, क्योंकि तीनों ही जगह ए नेम का अलग वेरिएबल है ही नहीं, वो एक कॉमन वेरिएबल अवेलेबल है पूरे प्रोग्राम के लिए। ए नेम का ये वेरिएबल काम में लिया जा सकता है, और इस पर्टिकुलर केस में ए नेम का सेम वेरिएबल मेन फंक्शन और f1 दोनों जगह काम में आ रहा है। लेकिन एक बार, अभी हम इससे पहले जो एग्जांपल देख रहे थे, इस एग्जांपल में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से मेन फंक्शन से। सबसे पहले ए नेम का वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें वैल्यू आ गई 5, फिर प्रिंट कराते हैं, वैल्यू 5 प्रिंट हो जाती है, फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन पे चला गया। यहाँ ए नेम का अलग से वेरिएबल क्रिएट होता है जिसमें 23 आता है, प्रिंट किया तो 23 प्रिंट, लौट के जा रहा है तो यहाँ के ए की मेमोरी फ्री करके जा रहा है। फिर आगे जब प्रिंट करवा रहा है तो यहाँ मेन फंक्शन वाला जो ए एग्जिस्ट कर रहा था उसे प्रिंट कर दी, वैल्यू 5 प्रिंट हुई। गेट ch कैरेक्टर रीड करने के लिए रुकेगा, और जैसे ये कैरेक्टर मिला, मेन फंक्शन कंप्लीट, ये प्रोग्राम टर्मिनेट। यहाँ अगर बात करें तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, तो यहाँ पे आया और ए को प्रिंट करना चाह रहा, तो ए की मेमोरी कम मिली। तो एक बार ग्लोबल वेरिएबल की जो हम बात करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज, ग्लोबल वेरिएबल है क्या चीज, वेरिएबल फॉर ऑल फंक्शंस। समझने के लिए हम ऐसे कुछ कह सकते हैं ना, शॉर्ट टर्म्स में अगर हम कहें एक सिंपल मैनर में समझने के लिए, तो क्या, एक ऐसा वेरिएबल जो सारे फंक्शंस के लिए अवेलेबल है विद इन से प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो उन सभी फंक्शंस के लिए जो अवेलेबल है वो है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब बात करते हैं इससे कंपाइल टाइम पे इसका डिक्लेरेशन मिल जाता है जब, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, कंपाइल तो हर एक लाइन होती है,
तो पहले पूरा प्रोग्राम होता है कंपाइल, और कंपाइल होते टाइम पे इसकी तसल्ली मिलती है कि ये ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल कंपाइल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कंपाइल टाइम पे, और जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा होता है तो एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने से पहले, मतलब मेन फंक्शन पे आने से पहले है एग्जीक्यूशन टाइम, लेकिन एग्जीक्यूशन का एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट होने से पहले वाला टाइम, उस वक्त इस पर्टिकुलर ए नेम के वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो मेमोरी एलोकेट कब होती है इसे, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, बट जो एक्चुअल कहा गया है एग्जीक्यूशन टाइम कब, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का जो एक्चुअल टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो जब भी एक्चुअल टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो उससे ठीक पहले उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का एक इनिशियल पार्ट परफॉर्म होता है, जिसे हम समझने के लिए बोल रहे हैं प्री एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते टाइम ही मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जिसमें इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट का मतलब हमने अगर नहीं बताई होती तो इसकी इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। अगर हम नहीं बताते हैं तो, हमने तो अभी 10 बता रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग 10 है वैल्यू, बट अगर हम ऐसा देते तो इस केस में इसकी वैल्यू गार्बेज कंसिडर नहीं होगी। गार्बेज का मतलब चांस की बात थी यहाँ पे 0 आना, जब हम इसे गार्बेज की तरह देख रहे थे बिना ये वेरिएबल क्रिएट किए हुए, तब तो एरर आ रही थी। ए को वैल्यू दिए बिना जब देख रहे थे तब इसमें थी गार्बेज वैल्यू, और गार्बेज कुछ भी हो सकता है, 0 आना केवल एक चांस की बात थी कि 0 आ गया, बाई चांस आ गया। अदरवाइज गार्बेज मतलब कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी। बट ग्लोबल वेरिएबल अगर है, हमने उसे वैल्यू नहीं भी दी तो भी उसके अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं है, उसके अंदर क्या रहेगी, इनिशियल वैल्यू 0। तो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर इनिशियल वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 0। और इसकी मेमोरी फ्री कब होगी, क्योंकि सारे फंक्शंस में काम में लिया जा सकता है। अब हो सकता है मेन फंक्शन में काम में ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे, बाकी फंक्शंस में काम में ले रहे थे और वहां का फंक्शन हो गया कंप्लीट। ऐसा नहीं कि मेमोरी फ्री कर दे, क्योंकि अभी जो एग्जांपल ऐसा देखा था, इसकी ए नेम के वेरिएबल F1 वाले स्कोप का जो था उसकी मेमोरी कब फ्री हुई, जब F1 फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो लौट के जाते टाइम पहले इस ए की मेमोरी फ्री कर दी, फिर लौट के गया और आगे का काम किया है। जबकि यहाँ ये सारे फंक्शंस में किसी भी फंक्शन में काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ए नेम के वेरिएबल की मेमोरी फ्री तब होगी जब पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। मेमोरी डी एलोकेशन या मेमोरी फ्री कह दें अगर हम, मेमोरी फ्री कब होगी, प्रोग्राम टर्मिनेशन टाइम। जब प्रोग्राम पूरा टर्मिनेट हो रहा है, प्रोग्राम पूरा एंड हो रहा है, उस वक्त इसकी मेमोरी फ्री होगी। बाकी हाँ, ये वेरिएबल ऐसा है जिसे आप किसी भी फंक्शन में काम में ले सकते हो। ऐसा वेरिएबल जिसे आप किसी भी फंक्शन में काम में ले सकते हो उस प्रोग्राम के अंदर, वो है ग्लोबल वेरिएबल। तो यही सेम ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे काम में आ रहा है। एक बार इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू आ रही है 0 0 0, क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर ही नहीं रखी। यहाँ अगर हमने वैल्यू 10 दे रखी होती तो तीनों जगह वैल्यू आ रही होती 10 10 10। यहीं पे अगर हम बात करें, ये जो 10 10 10 वैल्यू आ रही है, जब मेमोरी मिली तभी इनिशियलाइज हो गया 10 से। यहाँ पे प्रिंट करता है 10, फंक्शन पे जाता है, वहां पे ए की वैल्यू प्रिंट कर देता है 10, लौट के आता है तो वैल्यू प्रिंट करता है 10। और यहाँ पे एक चीज और समझने की, अगर ए में इंक्रीमेंट किया होता तो ए की वैल्यू आएगी 11, और आगे जहां पे भी जिस भी फंक्शन में ए को काम में लोगे उन सब जगह के लिए ये वैल्यू चेंज हो गई।
क्योंकि सेम ए है, ए नेम के 2-3 वेरिएबल नहीं है इस प्रोग्राम में, एक ही वेरिएबल है जिसे मेन फंक्शन में भी और F1 में भी दोनों जगह काम में ले रहे हैं, मेमोरी उसकी कॉमन अवेलेबल है। F1 में अगर उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर दिया तो सारे फंक्शंस आगे जो काम में आने वाले हैं उन सभी के लिए वैल्यू बदल चुकी है, वो नई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा है। कुछ इस तरीके से अगर हमने दिया, इसे किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है 10 11 11। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। तो ये आ रहा है 10 11 11 और ये छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। तो ये अभी हमने बात की थी ग्लोबल वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसे आप किसी भी फंक्शन में काम में ले सकते हैं। और एक चीज और हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जिसमें रियल पार्ट भी अवेलेबल और इमेजिनरी पार्ट भी अवेलेबल है। इस स्ट्रक्चर को डिफाइन तो कर दिया हमने, इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं होपफुली आपको ध्यान होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ हम उसका C1 C2 जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये है लोकल वेरिएबल वाले सेंस में लोकल ऑब्जेक्ट। जबकि अगर हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, आप इस पर्टिकुलर फंक्शन से F1 नेम का फंक्शन है उसमें आप इन्हें काम में नहीं ले सकते, C1 C2 काम में नहीं ले सकते आप इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, क्योंकि वो क्रिएट कहाँ हुए, मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट हुए। जबकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब, जिसे आपने किसी पर्टिकुलर फंक्शन के ना अंदर ना डिक्लेयर करते हुए बाहर ही डिक्लेयर कर दिया, उसे आप किसी भी फंक्शन में काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम क्रिएट कर रहे होते एक ऑब्जेक्ट, सपोज ये C3, तो ये C3 ऑब्जेक्ट कैसा रहता है हमारा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जिसे आप मेन फंक्शन में भी काम में ले सकते हो, F1 फंक्शन में भी काम में ले सकते हो। यह है हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट जिसे आप किसी भी फंक्शन में काम में ले सकते हैं। और फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोवाइड आप स्ट्रक्चर डेफिनेशन से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे वैसे। ये जो ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 8 पे क्रिएट किया है ये है हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सपोज इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस प्रोग्राम का। अभी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि C3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने पहले ही, और इस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम हमने दिया है डिस्प्ले, जिसमें हम उस C3 ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। वैल्यू कहाँ दे रहे हैं, मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया है बाहर, वैल्यू दे रहे हैं जैसे C3 के रियल में वैल्यू दे रहे हैं कुछ इस तरीके से 35, C3 के इमेजनरी में वैल्यू दे रहे हैं कुछ इस तरीके से 20, एंड प्रिंट कर रहे हैं हम इस फंक्शन के अंदर जिसे हमने कॉल कर दिया, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले के पास जाता है और वहां पे C3 को प्रिंट कर रहे हैं बिना पैरामीटर की तरह भेजे हुए। डिस्प्ले खाली हाथ आया है, और खाली हाथ आने वाला सेंस जो हम कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू नहीं भेजी गई फंक्शन कॉल टाइम पे, तो कॉल के साथ कोई वैल्यू कोई पैरामीटर नहीं भेजा गया, और बिना किसी पैरामीटर को रिसीव किए हुए, बिना कोई लोकल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वो वैल्यू जो C3 के रियल की वैल्यू है। %d के साथ C3 का रियल प्रिंट कर दिया। सिमिलरली हो सकता है %d के साथ बीच में प्लस सिंबल एज इट इज प्रिंट हो जाए, उसके लिए प्लस दिया, %d के साथ उसी C3 का इमेजनरी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्लस और i ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे,
पहले परसेंट डी को वैल्यू दे रहे हैं हम कहाँ से, तो हम ये वैल्यू दे रहे हैं C3 जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, क्या सी नेम का ये ऑब्जेक्ट कर देता है पूरे प्रोग्राम में, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। बट ऑलरेडी हमने C1 C2 कमेंट में दे रखे हैं, C3 ग्लोबल ऑब्जेक्ट दे रखा है हमने ना, तो C3 डॉट रियल इस तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, C3 डॉट इमेजनरी इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले परसेंट डी को वैल्यू C3 के रियल की, दूसरे परसेंट डी को C3 के इमेजनरी की वैल्यू मिल जाएगी। और लौट के गए गेट ch पे हम रुक रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब हम कंपाइल एंड एक्सिक्यूट करें तो ये वर्क कर जाएगा, देखते हैं। किया एंड एक्सिक्यूट कर रहे हैं, वैल्यू इस तरीके से आ गई 35 + 20 आयोटा। जबकि अगर हमने यही सेम इम्प्लीमेंटेशन C3 की जगह C1 या C2 पे दिया होता, जैसे सपोज C1 C2 क्रिएटेड है, हम ये सेम इम्प्लीमेंटेशन दे रहे होते, C1 का रियल C1 के इमेजिनरी में वैल्यू दी, C1 के रियल और C1 के इमेजिनरी को अगर प्रिंट करना चाह रहा है, एरर आ जाएगी कि डिस्प्ले फंक्शन में C1 नेम की तो कुछ चीज है ही नहीं, C1 अनडिक्लेयर्ड का एरर मैसेज आ रहा है। होपफुली आपको आइडिया लगा होगा, अभी जो हम बात कर रहे थे C3 जब हमने किसी भी फंक्शन के अंदर ना डिक्लेयर करके बाहर डिक्लेयर कर रखा है, तो ये कहला रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा था एंड इसका आउटपुट देख लिया था। हम सेम एग्जांपल फिर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये क्या है, स्ट्रक्चर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन उस स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट कर रही है एक तरीके से, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जैसे इंट सेमीकोलन, तो इंट की जगह पूरा वो डिफाइंड हो गया वो स्ट्रक्चर। कौन सा वाला स्ट्रक्चर, एक बार वापस देखते हैं हम यहाँ पे, ये स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स डिफाइन हो गया और ये सेमीकोलन लग गया। आप चाहें तो यहाँ पे अभी ये केवल डिफाइन किया, क्या इस नेम का कोई डेटा टाइप हमने क्रिएट कर दिया, उसके हमने मेंबर्स स्पेसिफाई कर दिए। आप चाहें अगर तो सेम स्टेटमेंट के अंदर ही, सेम स्टेटमेंट मतलब इसके टर्मिनेशन से पहले पहले ही आप इसके जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उन्हें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये C3 यहाँ ना क्रिएट करते हुए हमने यहीं पे क्रिएट कर दिया। स्पेस देना भी कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये सेपरेटर आ गया था बीच में ब्रैकेट, तो पहचान में आ जाएगा कि ब्रैकेट के बाद जो भी आ रहा है वो क्या है, इस स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल या कहते हैं एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो ये C3 भी क्या है, हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। उसी तरीके से हम फिर से काम में ले रहे हैं C3 डॉट रियल, C3 डॉट इमेजिनरी, और इसके साथ हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी लाइन नंबर 12 एंड 13 मेन फंक्शन के अंदर, जबकि डिस्प्ले फंक्शन में जाके बिना पैरामीटर की तरह भेजे हुए डिस्प्ले फंक्शन में जाके हम उस C3 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो सेम वैसा ही रिजल्ट हमें मिल रहा है जैसा थोड़ी देर, बस ग्लोबल ऑब्जेक्ट उसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के साथ ही क्रिएट किया जा सकता है। मल्टीपल ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कुछ इस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं ग्लोबल। होपफुली यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा, बाकी रिजल्ट तो सेम वही आएगा। हमने C4 को काम में लिया ही नहीं है, केवल ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसे क्रिएट कर दिया, काम में नहीं लिया अलग से। तो होपफुली यहाँ तक की बात आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था। अब यहीं पे हम स्ट्रक्चर की बात आई है तो हम एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आज की क्लास में। ग्लोबल ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कोई लेना देना अभी नहीं है। हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं टाइप डेफ एक कीवर्ड अवेलेबल है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे कीवर्ड अवेलेबल है, उनमें से एक है टाइप डेफ। और टाइप डेफ का वर्क क्या है उसे समझें। टाइप डेफ एक कीवर्ड अवेलेबल है जिसका काम है एक टाइप को डिफाइन करना। अब टाइप डिफाइन करने का मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है ना, तो एक एग्जांपल के साथ अगर हम कहें तो बात कुछ ऐसी, जैसे आपके पास इंट एक डेटा टाइप अवेलेबल है ऑलरेडी, आप इंट को कैसे काम में लेते हैं वो आप जानते ही हैं, जैसे इंट ए बी आप इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नहीं, हम अगर इंट का एक निकनेम प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या किया, ये स्टेटमेंट क्या है,
तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा है जैसे हमने एज को इंट प्रोवाइड कर दिया, समझने के लिए, लॉजिकल सेंस में समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी बात है कि एज वो सब काम कर सकता है जो आप इंट से करवा रहे थे। एज एक निकनेम बन गया है इंट का, तो यहाँ पे एज इंट को ही रेफर कर रहा है, और इसका मतलब क्या उसे समझें। एज टाइप के अगर आप क्रिएट करते हैं कोई वेरिएबल, सपोज a1 a2, तो ये a1 a2 किस तरीके के हैं, इंटीजर टाइप के ही a1 a2 अवेलेबल है। जैसा काम आप कर रहे थे इंटीजर वेरिएबल पे, वैसे ही काम आप अब इस एज पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप की तरह एज टाइप के भी वेरिएबल क्रिएट किए जा सकते हैं। एग्जांपल एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे इस चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पे हमने ये मेन फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है जिसके अंदर टास्क बहुत सिंपल सा रखना है ना, क्योंकि टाइप डेफ हम बहुत पहले भी देख सकते थे, बट अभी तक इतना ज्यादा यूजफुल शायद से नहीं लगता, क्योंकि जो काम एंड कर रहा है कोई और कर रहे वर्ड, हमारे लिए तो बात बराबर सी है। ज्यादा यूजफुल अगर न लगे तो यूज में लेना कंपलसरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। तो जैसे हमने यहाँ पे ए बी सी तीन वेरिएबल प्रोवाइड कर दिए, ए के अंदर इनिशियली सपोज 20 है, बी के अंदर प्रोवाइड कर रखा है सपोज हमने से 30, एंड सी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं ए प्लस बी। कुछ ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल देखने के लिए हमने प्रोवाइड कर दिया ऐसे कुछ, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं परसेंट डी से वैल्यू किसकी, हम प्रिंट कर रहे हैं सी नेम के वेरिएबल की वैल्यू। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। कंपाइल कर रहे हैं हम इसे, इसे प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू 50 आ रही है। एंड बहुत सिंपल सी बात है, आप इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं कि वैल्यू अगर ये होती है 60 एंड ये 30, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। क्या रिजल्ट आता है आप जानते हैं ना, 70 दी 30 दी 40 आ जाता है। जैसे कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, सॉरी 100 आता, ऐड किया है क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, राइट। और अगर हम यहाँ बाई चांस सब्ट्रैक्ट कर रहे होते सपोज, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी रिजल्ट आ जाता, 40 आ गया जैसे सब्ट्रैक्ट। यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर यही सेम इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं, इसका डिक्लेरेशन जो वेरिएबल्स का ए बी सी, वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ए बी सी किस लिए लिए थे, किसी की एज थी, किसी के मार्क्स थे, किसी के क्या डेटा था, वो अगर हम डिक्लेरेशन में थोड़ा प्रोग्रामर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, यूजर के लिए तो सेम वैसा ही दिखाई देगा, बट प्रोग्रामर को थोड़ा ध्यान जाए कि ये ए बी सी वेरिएबल किस पर्पज से लिए गए, तो कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने ये क्या किया, इंट को ही एक नया, जैसे एक नया नाम दे दिया हो, वैसा आप समझ सकते हैं, निकनेम वाली अप्रोच में कंसिडर कर सकते हैं। इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करने वाला, रेफर करने वाला एक आ गया यहाँ पे एज। तो एज ए बी सी अगर प्रोवाइड किया, तो ए के अंदर 70, बी के अंदर 30, ये हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एज है। सी भी किसी की एज है, एक तरीके से ये कंसिडर कर रहे हैं ना। अब कहीं पे आपको यूजफुल लगे काम में ले सकते हैं, वर्क वही कर रहा है सेम वैसा ही। और ये नो डाउट आप अगर ये मेन फंक्शन के अंदर दे रहे हैं, तो एज डेटा टाइप की तरह केवल मेन फंक्शन में काम में ले सकते थे। अगर आप बाहर दे देते हैं इस चीज को, तो आप ये एज जो वर्ड एक नया प्रोवाइड किया है, एक नया आइडेंटिफायर, इसे आप मेन फंक्शन के साथ साथ किसी और फंक्शन में भी काम में ले सकते हो। अगर बाहर दिया है तो, किसी फंक्शन के अंदर दिया है तो केवल उसी फंक्शन के लिए वो प्रोवाइडेड है। इस तरीके से हमने दिया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वही वर्क कर रहा है। होपफुली टाइप डेफ का थोड़ा सा आइडिया तो लगा होगा। वो बात अलग है, सिग्निफिकेंस इसका बहुत अजीब सा। क्या सिग्निफिकेंस इसका, तो कुछ खास नहीं, उसका निकनेम बना दिया उस डेटा टाइप का, बट इसे फिर भी कई बार आप काम में ले सकते हो। जैसे अगर आप कभी ऐसा चाहते हो इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करना है, इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करने के लिए बार बार एस्ट्रिक काम में लेना पड़ता है, या टाइप कास्टिंग करनी है तो एस्ट्रिक ये लिखना पड़ता है। इसी जगह पे आपने क्या कर दिया, पीटीआर आपने एक निकनेम दे दिया। इसका मतलब क्या है वो समझे, अगर समझने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं, तो पीटीआर रेफर किसे कर रहा है, इंट एस्ट्रिक को रेफर कर रहा है। आप कहीं पे भी अगर क्रिएट करते हैं पीटीआर एंड से पी कॉमा क्यू, इस तरीके से,
तो ये क्या कंसीडर हो रहा है, आपने क्या क्रिएट किए हैं, इंटीजर पॉइंटर्स क्रिएट किए। जैसे इंटीजर पॉइंटर p क्रिएट कर दिया, ये इंट एस्ट्रिक वाले सेंस में ही अवेलेबल हो रहा है, ये p नेम का हमारे पास पॉइंटर। इस तरीके से दें, चाहे आप इसे इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से, p नेम का पॉइंटर अवेलेबल हुआ। तो इस तरीके से भी आप टाइप डेफ काम में ले सकते हैं। बट हाँ, टाइप डेफ का और ज्यादा जो यूज आप समझ सकते हैं, जो बेटर लग सकता है आपको कभी, वो क्या, आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद इतना बड़ा नाम काम में लेना पड़ रहा है। बहुत सारी जगह पे फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके पैरामीटर में भी, रिटर्न टाइप में भी, बीच में कहीं पे भी, जहां पे जरूरत है सब जगह ये डेटा टाइप काम में ले रहे हैं। आप चाहते नहीं इसका एक निकनेम बना देता है, तो हमने बना दिया जैसे कॉम, ऐसे कुछ भी, या कॉम्प्लेक्स बना दिया। ध्यान से देखें, ये सी कैपिटल था, ये स्मॉल में है ना, तो ये डायरेक्ट काम में लिया जा सकता है। ये बन गया निकनेम किसका, जो काम आप कर रहे थे स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से, जैसे C1 C2 क्रिएट कर रहे थे। इसी काम को करने का तरीका, अब आप ये तो दे ही सकते हो, साथ के साथ कुछ ऐसा भी दे सकते हो, चॉइस है आप कैसे क्रिएट करना चाहते हो। मतलब ऐसा दिया तो इंट तो है ही, एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, एज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा दिया तो इंट एस्ट्रिक तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, पीटीआर भी उसी चीज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है स्ट्रक्चर के लिए, यूनियन के लिए, एनम के लिए। एनम अभी हमने देखा नहीं है, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप के लिए आगे बात कर लेंगे, बट सेम उसी तरीके से काम में लिया जा सकता है। टाइप डेफ कीवर्ड, फिर वो डेटा टाइप, फिर उसका निकनेम जो प्रोवाइड करना चाह रहे हो वो निकनेम, कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये अभी जो थोड़ी देर पहले देख रहे थे, से दिस वन, इसे हमने किया कॉपी एंड पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे सेम एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें जहां पे भी जरूरत पड़ी, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम निकनेम काम में लेना चाह रहे हैं, जैसे से निकनेम हम दे रहे हैं COMP, यहाँ पे भी हम वही निकनेम काम में लेना चाह रहे हैं, जैसे COMP। तो ये निकनेम होना तो चाहिए, निकनेम कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो समझें। हमने ये डेटा टाइप क्रिएट किया, ये तो पूरा वो नया डेटा टाइप बना दिया, और डेटा टाइप बनाने के बाद हमने दे दिया टाइप डेफ। ये डेटा टाइप कौन सा बना था, स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट के साथ हमने प्रोवाइड कर दिया कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ ये स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स तो है वो डेटा टाइप जिसका निकनेम देना है, टाइप डेफ कीवर्ड दिया, फिर दिया वो डेटा टाइप, फिर दिया उसके लिए एक निकनेम, और निकनेम हमने दे दिया जैसे COMP। यहाँ पे COMP वही ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ दिया होता तो वही लोकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होता। और बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था। आउटपुट सेम वही अवेलेबल है, 35 + 20 तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो ये टाइप डेफ इस तरीके से काम में लिया जा सकता है। होपफुली आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि अब लिखना कंपेरेटिवली थोड़ा शॉर्ट में हो चुका है, थोड़ा छोटे वर्डिंग में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या कई बार थोड़ा मीनिंग देने वाले सेंस में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया ही था, इंट को एज कहा, क्यों कहा, जैसे यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन को देख के प्रोग्रामर को फायदा मिल सके उसके लिए। और यहीं पे एक बार हम ये जो अभी थोड़ी देर पहले ग्लोबल ऑब्जेक्ट का ऐसा एग्जांपल भी देखा था, उसे हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन समझें यहाँ पे चीज थोड़ी बदल रही है। तो एक बार ये थोड़ा हमने अभी जो थोड़ी देर पहले ही देखा है उसे हमने कॉपी किया, जहां पे हमने स्ट्रक्चर पहले डिफाइन किया था और फिर हमने उसका निकनेम प्रोवाइड किया था, और थोड़ी देर पहले ये कहा ही था यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उसका नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर बाहर डिफाइंड है तो ग्लोबल बन जाएगा, अगर मेन फंक्शन के अंदर डिफाइंड होता तो लोकल बन जाएगा। यहाँ पे जो भी हम नेम देंगे वो ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट या लोकल ऑब्जेक्ट बन सकता है, डिपेंड करेगा ये किसी फंक्शन के अंदर है या सारे फंक्शंस के बाहर रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर रही है, साथ ही साथ वो डेटा टाइप अवेलेबल भी करवा रही है, जैसे कुछ इस तरीके से। अब इंट के साथ अगर ए देते हैं तो क्या बनता है, वेरिएबल। जबकि अगर
टाइप डेफ के साथ इंट दिया और उसके बाद अगर ए देते तो क्या बनेगा, यहाँ ए अगर इस तरीके से देते हैं तो ए वेरिएबल बन रहा है, जबकि यहाँ ए इंट बन रहा है। निकनेम बन गया है इंट का, मतलब ए डेटा टाइप की तरह अवेलेबल है, जबकि इस तरीके से दिया लाइन नंबर 1 की तरह तो ए क्या है, वेरिएबल। एंड इस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे समझें सभी ध्यान से, यहाँ पे अगर आपने टाइप डेफ प्रोवाइड कर रखा है एंड टाइप डेफ के साथ ये स्ट्रक्चर कर दिया और यहीं पे अगर प्रोवाइड कर देते हैं COMP, तो ये क्या दिया हमने, यहीं पे ही निकनेम क्रिएट कर दिया। ध्यान से समझें, ये स्ट्रक्चर डिफाइंड हुआ था, स्ट्रक्चर डिफाइन होने के साथ उससे पहले अगर कीवर्ड टाइप डेफ प्रोवाइडेड है तो उसके बाद वाली चीज निकनेम कंसीडर होगी। पहले अगर टाइप डेफ डिफाइंड नहीं, टाइप डेफ प्रोवाइडेड नहीं होता तो उसके बाद वाली चीज बनती है एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अभी ये क्या बना है, COMP हमारे पास एक निकनेम बन गया है टाइप डेफ के साथ, ये जो प्रोवाइडेड है इस केस में। कंपाइल किया हमने जैसे, एंड इस पर्टिकुलर एग्जांपल को किया सेव, बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा थोड़ी देर पहले देखा, बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है, इस पर्टिकुलर केस में ये एक्चुअल नेम देना कंपलसरी नहीं है, अगर आप उसे डिफाइन करने के साथ में ही निकनेम दे रहे हो, कि जब डिफाइन कर रहे हो, जैसे कोई बेबी बॉर्न हो रहा है उसी वक्त उसका निकनेम रखा है, इतना अच्छा लगा कि एक्चुअल नेम रखा ही नहीं, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है कि COMP रखा, उसका निकनेम ही हम काम में ले रहे हैं, उसका एक्चुअल नेम रखा ही नहीं है। कुछ ऐसा हमारे पास आउटपुट आ जाएगा अगर कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं तो वैसे ही होगा। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा।